हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज मैं सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं। और सबसे पहले एक बात, जिन्होंने लेक्चर 1 कवर नहीं किया है तो फटाफट पहले आप लेक्चर 1 कवर करें, बी ऑनेस्ट, एंड देन कम टू दिस लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 को कवर कर लें, नोट बना लें, सारे नोट्स बना लें उसे, फिर आप लेक्चर 2 को आराम से समझें। ओके, चलें शुरू करें। लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशंस के बारे में सॉल्यूशन के लास्ट में। तो सॉल्यूशन को जो लास्ट में हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे डिस्कशन किया था। अब इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके गाइस, तो आप लोगों को पता होगा ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो अब मैं इससे जस्ट आगे की बात शुरू करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। ओके, अगली जो बात मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, मींस आप देखेंगे सॉल्यूशन में आपको क्या लगेगा कि यार देखने में तो ये लग रहा है पूरा का पूरा होमोजीनस है, लेकिन क्या सिर्फ होमोजीनस ही दिखना ही काफ़ी है कि वह सॉल्यूशन होगा? तो ऐसी बातों पे हम लोग अध्ययन करेंगे, अभी देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो आप लोग को ध्यान रखनी है सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में, वो है फेज। फेज इसका 1 होना चाहिए, पहली बात। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन का फेज 1 होना चाहिए। फेज में बता दूं, जैसे मान लो कि मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, एक मैंने मिक्सचर तैयार किया शुगर और वाटर का। अगर शुगर और वाटर को ध्यान से देखेंगे आप सॉल्यूशन को, तो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो आपको एक जैसा दिखेगा। इसलिए इसे हम लोग, इसका जो फेज डिफाइन करते हैं, इसके फेज को हम लोग बोल देते हैं 1 फेज, यह मिक्सचर हो गया। और दूसरी बात, अगर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करूं, मिक्सचर तैयार करूं मैं, जिसमें मैं सैंड और वाटर, रेत और पानी को मिलाऊं इसे, तो मिलाने को छोड़ने के बाद कुछ ही देर में सारे जो सैंड्स होंगे बच्चों, वो नीचे की ओर सेटल डाउन कर जाएंगे और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक एक तरह का मिक्सचर दिख रहा है, जबकि यहाँ से यहाँ तक का मिक्सचर अलग तरह का है। तो दिस इज डिफरेंट फेज, दिस इज डिफरेंट फेज, सो दैट कंबाइंडली हम लोग इसके फेज को हम लोग 2 कहेंगे, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। ओके गाइस, तो ये हमारा एक ही फेज का पूरा मिक्सचर है और इस पूरे मिक्सचर में एक 2 फेज है। एक फेज है जिसमें वाटर दिख रहा है और एक फेज में हमने रेत दिख रहा है। चूंकि ये पूरा का पूरा एक फेज है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। और यह पूरा का पूरा एक फेज नहीं है, दिस इज नॉट नो सॉल्यूशन, दिस इज नो सॉल्यूशन। यह सॉल्यूशन है और यह सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन होने का शर्त था कि फेज 1 होना चाहिए। तो जिस भी मिक्सचर का, फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, जिस भी मिक्सचर का फेज 1 होगा, जिस भी मिक्सचर का फेज 1 होगा वह सॉल्यूशन कहलाएगा, और जिसमें फेज एक से ज़्यादा होंगे वह सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। फेज के लिए, सॉल्यूशन के लिए फेज का एक होना अनिवार्य है, और फेज अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो वह सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। ये पहली बात हुई। आगे की बात करते हैं। जो सेकंड फैक्टर है जो हम लोगों को जानना है, पहला तो हम लोगों ने फेज देखा। मैंने कल कहा था कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साइज भी काफ़ी मैटर्स करते हैं, और उसके आधार पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको कल की क्लास याद हो
तो मैंने बताया था सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं, कोलॉइडल्स होते हैं, और ये जो नामांकन किया गया था यह उसके जो कंपोनेंट्स थे उनके साइज के आधार पे किया गया था। मैंने कहा था आगे मैं इस बात को डिस्कस करूँगा, तो मैं उस पर बात करता हूँ। दूसरी बात है कि डायमीटर जो होना चाहिए, डायमीटर जिसे हम लोग इन जनरल साइज भी बोलते हैं, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो होना चाहिए, दैट इज डी, मस्ट बी लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये दूसरी बात, दूसरा कंडीशन जो सॉल्यूशन के लिए है। क्योंकि अगर तुमको लग रहा हो सर ये 1 नैनोमीटर से छोटा ही क्यों, क्योंकि हम लोग इसको आगे देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री में कि अगर किसी कंपोनेंट का साइज 1 नैनोमीटर से बराबर या बड़ा हो जाता है तो उसमें जो ट्रू सॉल्यूशंस के लक्षण ख़त्म हो जाते हैं, हो सकता है वह सेटल डाउन कर जाए और होमोजीनस मिक्सचर ना बना पाए। ठीक है गाइस, तो इसको सेकंड कंडीशन है कि जैसे मान लेते ये अपना सॉल्यूट पार्टिकल है, तो इसका जो डायमीटर होगा पूरा का पूरा साइज ये डी होना चाहिए। ओके, दिस इज सोल्यूट पार्टिकल। ये जो फिगर है वो सोल्यूट पार्टिकल का मैंने बनाया है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों इस बात को। पहला कंडीशन था फेज 1 होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि साइज जो हो सोल्यूट पार्टिकल का इट मस्ट बी लेस देन 1 नैनोमीटर। अगर 1 नैनोमीटर से ज़्यादा हो गया तो वो होमोजीनस हो सकता है, दिखने में लगे, लेकिन वह ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तीसरी बात मैं जो कह रहा हूं ध्यान समझें। तीसरी जो कंडीशन है सॉल्यूशन के लिए वह है अगर किसी ट्रू सॉल्यूशन से लाइट को पास कराया जाए तो आपको उसमें पाथ विजिबल नहीं होता है। लाइट पाथ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। ये तीसरी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है कि अगर किसी ट्रू सॉल्यूशन से लाइट को पास कराया जाएगा तो आपको उस लाइट में पाथ नहीं दिखेगा। जैसे मान लेते हैं एक सॉल्यूशन में बनाता हूँ बच्चों, और यह ट्रू सॉल्यूशन है, दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे कंपोनेंट्स, दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अब इससे मैं पास करने वाला हूं लाइट। अगर मैं लाइट रे से पास करूं तो यहाँ जो पाथ होना चाहिए, दिस पाथ जो होगा, ये जो पाथ जो होगा वो आपको विजिबल नहीं होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन से अगर किसी लाइट रे को पास कराया जाएगा तो इसके अंदर पाथ विजिबल नहीं होता है। किसी भी लाइट पाथ के विजिबिलिटी का जो कंडीशन होता है वो स्कैटरिंग होता है, और स्कैटरिंग के लिए सोल्यूट का साइज मैटर करता है। सोल्यूट का साइज अगर प्रॉपर नहीं रहेगा इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के आधार पर, तो उसमें स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, और स्कैटरिंग नहीं होने के कारण लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे, तीसरी बात है लाइट पाथ विजिबल क्यों नहीं होता है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन के सोल्यूट के पार्टिकल्स की साइज काफ़ी छोटी होती है, जिसके कारण स्कैटरिंग नहीं हो पाता है और लाइट का पाथ ट्रू सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होता है। ओके गाइस, और स्कैटरिंग अगर हो जाए तो हम लोग उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। वो कोलॉइडल में हम लोगों को पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री में। वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें सरफेस केमिस्ट्री। तो अगर स्कैटरिंग हो गई, दैट विल बी टिंडल इफेक्ट, दैट विल बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द पार्टिकल्स के कारण लाइट के स्कैटरिंग हो जाना टिंडल इफेक्ट होता है। लेकिन वह ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होना है, क्योंकि कोलॉइडल के सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनकी साइज इससे बड़ी होती है, जो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट
में स्कैटरिंग काउज नहीं कर पाते हैं। ओके बच्चों, चौथी बात और चौथी जो बात है, जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है कि सोल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, पहली बात फिल्ट्रेशन, दूसरी बात सेटलिंग, तीसरी बात सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग किसी ट्रू सॉल्यूशन को लें और हम चाहें कि उससे सॉल्यूट पार्टिकल्स को मैं सॉल्वेंट से अलग कर दूं, जैसे मैं शरबत बना लिया चीनी और पानी का, और मैं चाहता हूं चीनी जब पानी में घुल जाए, सॉल्यूशन जब बन जाए, तो उसके चीनी को अब मुझे निकालना हो, तो हम उसे फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन हम लोग फिल्टर पेपर से करते हैं, जो आपको लैब में मिलता होगा। एक कागज़ के जैसा एक पेपर होता है, कागज़ के जैसा होता है, उसको फिल्टर पेपर कहते हैं। तो उससे फिल्टर नहीं कर पाओगे आप अगर उससे पास करोगे चीनी के सॉल्यूशन को, तो चीनी जो है वह पानी के साथ ही निकल जाएगा। दूसरी बात ऑब्वियस से निकल जाएगा, क्योंकि इसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज़। सेटलिंग मतलब अगर हम लोग चीनी के शरबत को बनाकर छोड़ दें, तो उसमें कभी भी सेटलिंग नहीं होनी है, वो कभी अपने आप ऑटोमेटिकली उसी गिवन टेम्परेचर पे कभी सेटल डाउन नहीं करेगा। ऐसा ही नहीं कि तुम चीनी के शरबत को बनाकर रख दो तो उसमें कुछ देर में आपको चीनी नीचे बैठ जाएंगे, जैसा कि रेत और पानी के मिश्रण में होता है, ऐसा इसमें नहीं होने वाला है। तीसरी बात होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जैसे तुम लोग अगर जानते हो कि पुराने ज़माने में हम लोग देखते थे कि जो मक्खन निकाला जाता था, वो तो एक रस्सी होती थी, जिससे रस्सी से घुमाया जाता था दूध को, और दूध से मक्खन को अलग किया जाता था और छाछ को अलग किया जाता था। दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो अगर किसी सॉल्यूशन को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेट करें, मतलब उसको बहुत तेज़ी से घुमाएं, बहुत तेज़ी से, तो तेज़ी से घुमाएं, तो उसके अंदर जो रहने वाले सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कभी भी सॉल्वेंट को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। जबकि अगर हम मिल्क में ऐसा करें, तो मिल्क को अगर हम जोर से घुमा दें, तो उसमें जो फैट पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो क्या होते हैं, बाहर की ओर स्कैटर कर जाते हैं, आपको बाहर की तरफ बिखर जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ओके गाइस, तो फिल्ट्रेशन होना संभव नहीं है, सेटलिंग होना संभव नहीं है, और सेंट्रीफ्यूगेशन करना उसको संभव नहीं है। तो टोटल 4 प्रॉपर्टी जो मैंने आपसे डिस्कस किया सॉल्यूशन को, तो पहली प्रॉपर्टी थी कि वह फेज 1 होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि उसकी साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी थी कि लाइट के पाथ्स ट्रू सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होने चाहिए, और चौथी प्रॉपर्टी थी बच्चों कि आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्यूशन से फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? तो ये हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब जो नेक्स्ट चीज हम लोगों को पढ़नी है, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जो सबसे पहली बात है, तो मैंने कहा था कि जब भी हम लोग कोई चीज़ को क्लासिफाई करते हैं, कल की लेक्चर में मैंने कहा था कि जब भी हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो किसी न किसी आधार पे क्लासिफिकेशन होता है। तो जो उसी तरह से सॉल्यूशन को जब क्लासिफाई किया गया तो उसके काफ़ी आधार थे, अलग अलग बेसिस के ऊपर हम लोगों ने सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर रखा है। तो जो पहला बेसिस है, जो पहली बेसिस जिसमें मैं बात करने वाला हूँ, फर्स्ट बेसिस, वह है on the basis of number of
कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन में रहने वाले कंपोनेंट्स के संख्या के आधार पे, कंपोनेंट्स के संख्या के आधार पे। तो पहले मैं कंपोनेंट्स के बारे में बताऊं बच्चों, तुम लोगों को कल भी मैंने बताया था कंपोनेंट्स। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में। एक को कहते हैं हम लोग सॉल्यूट और एक को हम लोग कहते हैं बच्चों सॉल्वेंट। जिसे मैंने तुम लोगों को कल कहा था कि सॉल्यूट हम लोग जनरली उसे कहते हैं जिसकी मात्रा कम होती है, जबकि सॉल्वेंट हम उसे कहते हैं जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन था बच्चों, सॉल्वेंट में वाटर चाहे कम मात्रा में हो चाहे ज़्यादा मात्रा में हो, उसे हमेशा सॉल्वेंट ही माना जाता है, क्योंकि वह एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान काफ़ी ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान ज़्यादा होने से क्या होता है बच्चों, उससे जो उसके जो टेंडेंसी होती है सॉल्यूट के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमज़ोर करने की, वह ज़्यादा हो जाती है। ओके गाइस, तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग सॉल्यूट और एक को कहते हैं हम लोग सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की संख्या हमेशा एक ही होनी है, ओनली वन इन नंबर। ओके गाइस, ओनली वन इन नंबर। और दूसरी जो बात है सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की संख्या, सॉल्यूट की जो संख्या होनी चाहिए सॉल्यूशन में, इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है। जैसे इसमें हम लोग वन सॉल्यूट डाल दें, वन, टू और मोर, एक, दो और दो से ज़्यादा तरह के सॉल्यूट को भी हम लोग किसी एक सॉल्यूशन को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि सॉल्वेंट एक ही होना चाहिए। सॉल्वेंट मस्ट बी वन और सॉल्यूट मे बी वन, टू और मोर। ओके गाइस, तो हम लोग अब देखते हैं कंपोनेंट्स के संख्या के आधार पे। तो खुद से सोचा जाए कि कम से कम कंपोनेंट कितना होगा, तो एक तो मुझे सॉल्वेंट लेना ही होगा और सॉल्यूट कम से कम एक ही ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला सॉल्यूशन जो हम लोग इससे बना सकते हैं, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन जिसमें ओनली टू कंपोनेंट्स, जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, ओनली टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, उसे हम लोग बच्चों कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और याद रखें यही हम लोगों का सिलेबस भी है, हम लोगों को पूरे के पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। ओके गाइस, मतलब हम लोग वैसे सॉल्यूशन का ही अध्ययन करेंगे जिसमें दो कंपोनेंट हो। अब खुद से सोचो, अगर दो कंपोनेंट है इसका मतलब इसमें सॉल्यूट कितना होगा और सॉल्वेंट कितने होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले कह रखा है कि सॉल्वेंट की संख्या हमेशा तो एक ही होनी है, तो ये एक ही होगा, और सॉल्यूट की संख्या कितनी होगी, वो एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। तो टोटल दो ही कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट जब सॉल्वेंट हो चुका है तो बाकी बचा एक और वह हो जाएगा सॉल्यूट। तो इस तरह से बच्चों में देखें, एक सॉल्यूट, कोई भी एक सॉल्यूट हो और कोई भी एक ही सॉल्वेंट होना चाहिए और कोई एक ही सॉल्यूट होना चाहिए। तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट के सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। फिर से बोलता हूं मैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट के सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मैं एक बहुत ही एग्जाम्पल दे सकता हूं, कल भी सारे एग्जाम्पल्स मैंने इसी हिसाब से किए थे। जैसे मैं कह दिया शुगर इन वाटर, जिसमें वाटर एक सॉल्वेंट है और शुगर एक सॉल्यूट है। और मैं कह सकता हूँ यूरिया प्लस वाटर, इसमें यूरिया एक सॉल्यूट है और सॉल्वेंट सिर्फ वाटर ही है। एक और मैं लिख दूँ ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस वाटर, इसमें ग्लूकोज सिर्फ एक सॉल्यूट है और वाटर सिर्फ एक सॉल्वेंट है। इस तरह से ये जो भी एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किया बच्चों, और भी कह सकता हूँ मैं, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और
बेंजीन। तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं, और भी लिखा सकता हूँ, फॉर्मिक एसिड, बेंजीन, अल्कोहल, वाटर, देयर आर मेनी मिक्सचर, मेनी सॉल्यूशंस लाइक बाइनरी सॉल्यूशंस। तो हम लोगों ने देखा कि बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में बच्चों लिखा रहे, आपको लिखा रहता है एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा रहता है कि बाइनरी सॉल्यूशन बनाया गया, इसका मतलब उसमें एक ही सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट तो होना ही है, तो एक ही सॉल्यूट का इस्तेमाल किया गया। ओके बच्चों, तो हम लोग अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरा कंपोनेंट्स के आधार पर दूसरी बात जो होगी उसे हम लोग कह सकते हैं, बाइनरी के बाद आता है नंबर टर्नरी का, टर्नरी सॉल्यूशन। कहीं कहीं पे टर्सरी भी लोग कह देते हैं, लेकिन टर्नरी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और टर्सरी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे वो 3 होंगे। इट्स मीन ओनली 3 कंपोनेंट्स। ओनली मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ? ओनली का मतलब इसमें ना 3 से ज़्यादा होना चाहिए ना 3 से कम होना चाहिए, इसलिए ओनली 3 कंपोनेंट्स। इसमें सिर्फ 3 ही कंपोनेंट्स होने चाहिए। अब खुद से सोच कर बताओ बच्चों, इसमें कितने होंगे सॉल्यूट और कितने होंगे सॉल्वेंट? सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होना है, तो एक कंपोनेंट अपना सॉल्वेंट हो गया, तो बाकी जो जो भी कंपोनेंट बचे वो तो सॉल्यूट ही होंगे। तो बाकी जो बच गए 3 में से एक चला गया सॉल्वेंट, तो बाकी बच गए 2। तो अपने पास सॉल्यूट उसमें 2 लेना होगा। मीन्स एक सॉल्वेंट में अपने को 2 सॉल्यूट मिलाने पड़ेंगे, तो वैसे सॉल्यूशन टर्नरी सॉल्यूशन कराएंगे। एक्चुअली दिस इज नॉट आवर सिलेबस, ये हम लोगों का सिलेबस नहीं है, बट जानना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे शुगर प्लस आप ले लो ग्लूकोज प्लस वाटर। इसमें यह जो है वह सॉल्वेंट है, अब बाकी ये दोनों जो हो गए वो सॉल्यूट हो गए। दीज आर 2 सॉल्यूट, ये 2 अपने सॉल्यूट हैं, और यह जो है वो सॉल्वेंट है। तो हम लोगों ने देखा एक सॉल्वेंट में जब 2 सॉल्यूट मिल जाए तो उसे हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। उसी तरह से क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है बच्चों। क्वाटरनरी मीन्स हो गया इन द सेम वे हम लोग क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तीसरा जो हो गया वो टाइप हो गया क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, सॉरी क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों? खुद से बोला जाए, इसमें हम कितने कंपोनेंट्स होंगे? ओनली 4 कंपोनेंट्स, ओनली 4 कंपोनेंट्स। जिसमें इसमें जो सॉल्वेंट की संख्या होगी वो तो एक ही होनी है, जबकि सॉल्यूट बाकी जितने कंपोनेंट्स बचे वो सब सॉल्यूट के रूप में होंगे। तो इसका मतलब 4 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट अपना सॉल्वेंट चला गया तो बाकी बचे 3 कंपोनेंट, तो 3 हो गए सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। जितने भी सॉल्यूशन हैं, बाइनरी के अलावा जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, उन सभी को हम लोग एक साथ पॉलिनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे बच्चों। all the solution having more than 2 components called as polinary NARY polinary solution combinedly का मतलब आप टर्नरी सॉल्यूशन हो या क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो या जो भी सॉल्यूशन हो जिसमें 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हैं, इन सब को एक साथ हम लोग पॉलिनरी सॉल्यूशन के क्लास में रख सकते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग का ये पहला क्लासिफिकेशन पहला बेसिस पे हो चुका है, जो किसके बेसिस पे था बच्चों? यह था
सॉल्यूशन के अंदर रहने वाले कंपोनेंट्स के संख्या के आधार पे। दूसरी जो है, दूसरा बेसिस जो है वह है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट के अमाउंट के आधार पे। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, देख लिया जाए। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो काफ़ी सुनते होंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए लैब में। कॉन्क सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड, तुम्हारे लेवल पे जनरली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है लैब में। लैब में हम लोग जनरली +2 लेवल तक हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन का ही जनरली इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हार्मफुल हो सकते हैं और डेंजरस भी होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है बच्चों कि जो सॉल्यूशन है उसमें अमाउंट की संख्या कम है। इट हैविंग relatively less amount of solute। जबकि इस कंसंट्रेटेड की बात की जाए तो दिस इज ऑल्सो ए रिस्पेक्टिवली डिफाइंड टर्म। तो इसका मतलब किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, तो किसी के रिस्पेक्ट में अगर किसी में कम है तो इसमें ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है। रिलेटिवली इट हैविंग relatively more amount of solute। ओके गाइस, जैसे हम मान लो कह दिए, जैसे मैंने कहा इसमें n या m/10 इसका कंसंट्रेशन है। अभी m क्या है वो मैं देखूंगा आगे, हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। अगला टॉपिक अपना यही है, m/10। और एक मैं ले लिया 2m, तो m/10 मीन्स हो गया, इसे हम लोग कह सकते हैं 0.1 m। ध्यान रखेंगे m/10 को हम लोग 0.1 m भी कहते हैं। तो और ये तो अपना 2m है ही। तो चूंकि इसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है और इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, इसलिए यह जो है इसकी तुलना में डाइल्यूट है और यह जो है इसकी तुलना में कंसंट्रेटेड है। मतलब यह इसकी तुलना में डिफाइन हो रहा है बच्चों और यह इसकी तुलना में डिफाइन हो रहा है। तो जनरली यह डाइल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर इसका नाम ए दे बच्चों और इसका नाम हम लोग बी दे दिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये है कंसंट्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब हम देखा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम लोग किसके आधार पर डिफाइन करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट के आधार पे। ओके गाइस, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो हम लोग देखेंगे, और भी बेसिस होती है सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम लोग देखेंगे आगे और वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।